हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमा वर्ल्ड पॉइंट में। ये आपका एसएससी जीडी के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इससे पहले के जो प्रैक्टिस सेट थे वो डाले जा चुके हैं चैनल पर। उम्मीद है आपने देखे होंगे। और तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है और आयतन 19,8 है। तो उस बेलन की ऊंचाई बताइए। तो आपको पता है, जो बेलन का आयतन होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। आपको आर की वैल्यू दे रखी है, एच की वैल्यू आपसे पूछिए। इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 22/7। ठीक है, ये दे रखी है आपको 22/7। तो ये हो जाएगा आपका 22/7 गुणा 12 क्योंकि त्रिज्या आपकी 12 दे रखी है, ऊंचाई आपसे पूछिए। और वॉल्यूम कितना दे रखा है, 19,008। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो 12 से कटेगा आपका ये, 12 कम 12, 7 बचे, 12 पंजे 60, 10 बचे, 12 अट्ठे 96, 4 बचे, 12 चौक 48। ठीक है, फिर काटिए 12 से, तो 12 से कटेगा आपका ये 12 कम 12, 3 बचे, 12 तेरह 36, तो बचेंगे 12 दूनी 24। 132 बार कट जाएगा। 22 से 132 कटेगा 6 बार। ठीक है, तो इधर बचेगा 6, इधर बचेगा आपका h बटे में 7। 7 गुणा 6 में करेंगे कितना जाएगा, h बराबर 7 6 42। तो जो ऊंचाई है वो कितनी आएगी, 42 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 25 पेन की दर से कुछ पेन खरीदे और 1 रुपये में 20 पेन की दर से बेच दिए। तो उसका लाभ परसेंटेज बताइए। देखिए, 1 रुपये में कितने खरीदे थे, 25 पेन। यानी कि 25 पेन उसने खरीदे, कितने खरीदे, 1 रुपये के। आप चाहते 1 रुपये को किस में बदल सकते हैं, पैसे में बदल सकते हैं। तो 1 रुपया कितने पैसे के बराबर होता है, 100 पैसे के बराबर। तो उसने 25 जो पेन खरीदे थे वो 100 पैसे खरीदे। तो एक पेन कितने का पड़ा उसे, 100/25 यानी कि 4 पैसे का एक पेन पड़ा। ठीक है, अब वो बेच कितने का रहा है, तो 20 पेन की दर से, यानी 1 रुपये में 20 पेन बेच रहा है। यानी कि 20 पेन बेच रहा है वो 100 पैसे के बेच रहा है। तो एक पेन कितने का बेचेगा, 100/20 यानी कि 5 पैसे का बेचेगा। और एक पेन खरीद रहा है 4 पैसे का, बेच रहा है 5 पैसे का। तो उसे लाभ होगा या हानि, तो उसे लाभ होगा। कितने का लाभ होगा, तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा। लाभ लाभ कितने का हो रहा है, 4 की चीज़ 5 में बेची जा रही है, यानी 1 का लाभ हो रहा है, बटे में क्रय मूल्य, यानी कि 4 गुणा 100। कितना हो जाएगा आपका, ये 4 से कटेगा 25 बार, यानी कि 25 से 25% का उसे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 क्लियर। नेक्स्ट है, अंडर में 6 माइनस के अंडर 4 भागित अंडर 6 प्लस के अंडर 4 का हम सरलीकृत मान बताइए। सिंप्लीफाई करना है इसको। देखिए, तो ये दे रखा है आपको अंडर 6 माइनस अंडर 4 और भागित कितना है, भागित में है अंडर 6 प्लस के अंडर 4। क्या करते हैं इस तरह के सवालों में, तो जो आपका बटे में हर दे रखा होता है ना, ये इसके संयुग्मी का ऊपर से नीचे गुणा कर देते हैं। तो इसका संयुग्मी क्या होता है, इसका संयुग्मी होता है, साइन चेंज करना होता है संयुग्मी में। इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा, संयुग्मी हो जाएगा अंडर में 6 माइनस के अंडर 4। इसे आप ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। ठीक है, इस सवाल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये आपका कट जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखिए, अभी आपका नोट 6 माइनस नोट 4 है, ये भी नोट 6 माइनस नोट 4 हो जाएगा। तो ऊपर तो क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा आपका, नोट 6 माइनस के नोट 4 का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे देखिए, नीचे क्या बनेगा आपका, नोट 6 प्लस नोट 4, नोट 6 माइनस का नोट 4, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस के बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस के बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। नीचे हो जाएगा आपका नोट 6 का स्क्वायर माइनस के नोट 4 का स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए, ऊपर स्क्वायर खोलेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर यानी कि नोट 6 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि नोट 4 का स्क्वायर माइनस के ए बी, सॉरी माइनस के 2ab, यानी कि 2 गुणा नोट 6 इंटू नोट 4। नीचे कितना बचेगा, तो नीचे बचेगा आपका नोट 6 का वर्ग कर देंगे तो 6 बचेगा, नोट 4 का वर्ग करेंगे तो 4 बचेगा। ठीक, अब आगे देखिए, तो नोट 6 का वर्ग कितना होता है, 6, नोट 4 का वर्ग 4 माइनस के 2 गुणा नोट 6 इंटू नोट 4 कितना हो जाएगा, नोट में 24, बटे में 6 में 4 गया तो 2। अब देखिए 6 और 4 कितना होता है, 10, 10 माइनस के 2 रूट 24/2। ठीक है, ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ कितना बचेगा 5, यहाँ बचेगा आपका नोट में 24।
बटे में 2, 2 से 2 खत्म, कितना आ गया 5 रूट अंडर में 24, ठीक है, 5 माइनस के अंडर में 24, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट है, एक दुकानदार को 30 रुपये और 20 रुपये वाले प्रति किलोग्राम मूल्य वाली मिठाइयों की 2 किस्मों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए जिससे कि 25 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाला मिश्रण प्राप्त हो। तो देखिए किस अनुपात में मिलाना चाहिए, तो इसके लिए आप एलिगेशन वाला मेथड लगा दीजिए, एक तरफ 30 लिखिए, एक तरफ 20 लिखिए, बीच में लिख दीजिए 25। एक तरफ 30 रुपये वाली मूल्य की मिठाई है, एक रुपये 20, एक तरफ 20 वाली है, ओवरऑल कितना बनना है 25 का बनना है, एलिगेशन लगा दीजिए। 30 और 25 का डिफरेंस कितना होता है 5, 25 और 20 का डिफरेंस कितना होता है 5, इन दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 1:1, यानी जो मिठाइयाँ मिलाई जाएंगी वो किस अनुपात में मिलाई जाएंगी, 1:1 के अनुपात में मिलाई जाएंगी, 1:1 के अनुपात में मिलाई जाएंगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन है, यदि भिन्न के अंश में 30% बढ़ा दिया जाए तथा हर में 10% घटा दिया जाए तो भिन्न बदलकर 7/9 हो जाती है, तो वो भिन्न क्या होगी। मान लीजिए भिन्न है वो आपकी x/y मान लीजिए, x/y, जिसका अंश क्या है x है और हर क्या है y है। अब हर में कितनी, अंश में कितनी वृद्धि हो रही है 30% की, तो अंश कितना हो जाएगा डायरेक्ट 130% हो जाएगा, और हर में कितनी परसेंट की कमी हो रही है, तो हर में कमी हो रही है 10% की, तो इसका हम डायरेक्ट 90% लिख सकते हैं, ठीक है, ये बराबर किसके हो जाएगा 7/9 के। बस सॉल्व कर लीजिए, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 0 से 0 खत्म, कितना बचेगा आपका 9 से 9 भी खत्म, कितना बचेगा x/y, ऊपर 13 है, इधर क्या है 7/1, 13 गुना इधर हो जाएगा, कितना हो जाएगा x/y बराबर 7/13, ठीक है, तो जो भिन्न है वो क्या है 7/13 है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक। नेक्स्ट है, एक कक्षा में 24 छात्रों के औसत अंक 25 है, उस कक्षा के लड़कों के औसत अंक 20 है और लड़कियों के औसत अंक कितने हैं 30 है, तो कक्षा में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात बताइए। देखिए 24 छात्र हैं टोटल और औसत अंक कितने हैं 25 है, लड़कों के कितने हैं, तो लड़कों के 20 हैं, लड़कियों के 30 है, लड़कों के कितने हैं 20 हैं, लड़कियों के कितने हैं तो 30 है, और सबके कितने हैं, सबके हैं आपके 25। फिर से एलिगेशन लगा दीजिए, इसमें 20 और 25 का डिफरेंस कितना होता है 5 होता है, 30 और 25 का डिफरेंस कितना होता है तो 5 होता है, ठीक है, दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा 1:1, यानी जो लड़के और लड़कियां हैं संख्या में उनका अनुपात कितना है 1:1 है, कितना है 1:1, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ए बी और सी के बीच कुछ धनराशि क्रमशः 2:5:7 के अनुपात में क्रमशः व्यतीत की जाती है, अगर ए और सी के बीच में अंतर कितना है 2500 रुपये का है, तो बी की धनराशि का मान बताइए। देखिए ए और सी के बीच में एक्चुअल में अंतर कितना है, देखिए किस अनुपात में बटे हैं, तो ए बी और सी, ए बी और सी ये किस अनुपात में है, तो 2:5:7 के अनुपात में। बोला कि ए और सी के जो अंतर है वो कितना है 2500 है, तो अनुपातिक दृष्टि से ए और सी का अंतर कितना है 2 और 7 का अंतर कितना है 5, 5 की वैल्यू आपको दे रखी है 2500, ठीक है। पूछा क्या है, तो बी की धनराशि बताइए, तो बी की धनराशि है भी कितनी 5 ही है, तो 5 की वैल्यू कितनी रखी है 2500, तो बी का मान कितना हो जाएगा 2500 ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, रंजीत ने 40 किलोग्राम चावल 11.5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से और 60 किलोग्राम चावल 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदकर उसे मिला देता है, यदि वह बेचकर 25% लाभ कमाना चाहता है तो उसे वह चावल अंशतः कितने रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचना चाहिए, कितने रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचना चाहिए। पर तो ये आपको निकालना पड़ेगा उसने खरीदे कितने के थे, तो खरीदे कितने के, तो उसने 40 किलोग्राम खरीदे हैं किस रेट पे, तो 11.5 के रेट पे, और उसने 60 किलोग्राम खरीदे हैं 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, तो कुल मिला के उसने कितने खरीदे, तो 40 गुणा 11.5 कितना होता है, तो 11×4 = 44 और 20 यानी कि 460 हो जाएगा, और 12×72 कितना हो जाएगा 720 हो जाएगा। कुल मिला के उसने 40 और 60 100 किलोग्राम चावल खरीदे कितने के, तो 460 प्लस 720 कितना होगा 0, 8 और 11, 1180 के खरीदे उसने 100 किलोग्राम, कितने खरीदे 1180 के खरीदे। वो कह रहा है कि उसे
किस रेट पर बेचना चाहिए कि 25% का लाभ हो, किस रेट पर बेचना चाहिए। तो जैसे 100 किलोग्राम की कीमत कितनी है, तो 1180 रुपये है। तो 1 किलोग्राम की कीमत कितनी हो जाएगी, 1180 बटे 100, जीरो से जीरो खत्म। तो इसका भाग करने कितना जाएगा, 11.8 रुपये। ये तो उसकी क्रय मूल्य की कीमत निकल के आ गई। वो 25% का लाभ चाहता है तो कितने में बेचेगा, तो इसका डायरेक्ट 125% निकाल दीजिए। तो 11.8 का 125%, क्योंकि 25% वो लाभ चाहता है। तो कितना हो जाएगा, 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, बटे में कितना जाएगा, 10 आ जाएगा। 5 से कटेगा आपका ये 2 बार, ठीक है। ऊपर बचेगा 118, नीचे बचेगा आपका 4 दूनी 8। 8 से भाग करते हैं इसमें, 8 एकम 8, 3 बचे, और 8 पंजे 40, यानी 8 चौक 32, फिर आपके 4 बचेंगे, तो 8 पंजे 40, 14.5 के आसपास। 8 एकम 8, 3 कितने बचेंगे, 3 और 38, यानी कि 8 चौक 32, 6 बचेंगे, 8 7 56, 8 7 56, यानी 14.7 के आसपास आंसर आना चाहिए। 14.7 किसके पास होता है, 14.7 होता है आपके 15 के पास, ऑप्शन नंबर 2। ठीक, इस तरीके से करना है इसको। नेक्स्ट देखिए, यदि एक निश्चित राशि पर 4 वर्षों में, यदि एक निश्चित राशि पर 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 2000 रुपये है, तो उसी राशि पर 6 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज कितनी हुई। 4 वर्षों की ब्याज कितनी है, 2000 रुपये। तो 1 वर्ष की ब्याज कितनी हो जाएगी, क्योंकि साधारण ब्याज क्या होती है, हमेशा समान होती है, मतलब हर साल की क्या होती है, समान होती है। तो 4 साल का ब्याज 2000 रुपये है, 1 साल का ब्याज कितना होगा, 2000 बट्टे 4, यानी कि 500 रुपये। 2000 बट्टे में 4, यानी कि 500 रुपये। 1 साल का ब्याज कितना हो गया, 500। पूछा कितने साल का है, 6 साल का। तो 6 साल का कितना हो जाएगा, 500 गुणा 6, यानी कि 3000 रुपये, ऑप्शन नंबर 2। ठीक, नेक्स्ट देखिए, 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में चीनी और पानी का अनुपात 3:2 है। मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए जिससे कि दी हुई अनुपात का व्युत्क्रम प्राप्त हो। यानी जो अनुपात आपको पहले दे रखा है दूध और पानी का, वो अनुपात क्या हो जाए, बदल जाए। पहले कितना दे रखा था अनुपात, पहले दे रखा है 3:2, यानी पहले मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, 3:2 है। वो कह रहा है इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि जो अनुपात है वो बढ़ जाए, यानी अब अनुपात कितना हो जाए, 3:2 हो जाए। मिलाया क्या जा रहा है, तो पानी मिलाया जा रहा है। इसका मतलब पानी मिलाया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, दूध तो मिलाया नहीं जा रहा, दूध की मात्रा क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। पहले दूध 3 है तो अभी भी 3 होना चाहिए, तो सेम कैसे करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 6, तो इसे 6 बनाना पड़ेगा हमें। तो 6 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, इस वाले में हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें 2 से गुणा करेंगे कितना जाएगा, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, इसमें 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 3 दिया 9। ये क्या है, ये पहले मिल्क था, अब अभी भी मिल्क कितना है, ये पहले पानी था, अब पानी कितना हो गया, 9 हो गया। यानी पानी में कितने की वृद्धि हुई है, 5 यूनिट की वृद्धि हुई है पानी में। ठीक है, पानी में कितनी की वृद्धि हुई है, 5 यूनिट की वृद्धि हुई है। क्लियर। पूछा गया कितने लीटर पानी मिलाया गया, तो पहले जरा ये बताइए, पहले कुल मिला के मात्रा थी कितनी, 6 और 4 10 यूनिट मात्रा थी, तो 10 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है। पहले कुल मिला के मिश्रण कितना था, 10 यूनिट मिश्रण था, 10 यूनिट मतलब 80 लीटर मिश्रण था। 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 80 लीटर, तो 5 यूनिट की, यानी इस वाले 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये इसका आधा है तो इसका आधा कर दीजिए, 40 लीटर। यानी कितना पानी मिलाया जाएगा, तो 40 लीटर पानी मिलाया जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, एक व्यापारी कुछ संतरे रुपए में 12 के भाव से तथा उतने ही संतरे रुपए में 8 के भाव से खरीदता है। यदि वो दोनों प्रकार के संतरों को मिलाकर रुपए में 10 के भाव से बेच देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ बताइए। यानी पहले वो 1 रुपये के 12 खरीद रहा है, फिर वो 1 रुपये के 8 खरीद रहा है, और फिर वो बेच कितने का रहा है, 1 रुपये में 10 बेच रहा है, तो उसका लाभ या हानि बताना है। देखिए, पहले वो 1 रुपये के कितने खरीद रहा है, 1 रुपये के 12 संतरे खरीद रहा है, फिर 1 रुपये के कितने खरीद रहा है, 1 रुपये के 8 खरीद रहा है, फिर बीच कितने का रहा है, 1 रुपये के कितने बेच रहा है, तो 10 बेच रहा है। तो हम क्या करते हैं, इस तरह के सवाल हमें या तो आप एक एक का मूल्य निकाल लीजिए, या फिर जो आपके पीस दे रखे होते हैं, यानी जो संख्या दे रखी होती है, इनका एलसीएम ले लीजिए। तो इनके एलसीएम की बात को सेम करना होता है हमें। तो 12 8 10 का एलसीएम कितना होता है, 120। कितना होता है, 120 होता है।
तो हम इसकी मात्रा को क्या करते हैं, सेम करते हैं। तो 1 रुपये के 12 संतरे खरीद रहा है, तो 120 संतरे कितने खरीदेगा, तो 12 का ये 10 गुना है, तो 120 संतरे कितने खरीदेगा, पहली कंडीशन में 120 संतरे खरीदेगा 10 रुपये के, ठीक है। कितने खरीदेगा, 1 रुपये में 12 खरीद रहा है, तो 120 कितने में खरीदेगा, 10 रुपये में खरीदेगा। ऐसे ही दूसरी कंडीशन में 1 रुपये के 8 खरीद रहा है, तो 120 संतरे कितने खरीदेगा, इसका भी 15 गुना है, तो इधर भी 15 से गुणा कर दीजिए, 15 रुपये का। और फिर बेच कितने का रहा है, तो 1 रुपये के 10 बेच रहा है, तो 120 कितने का बेचेगा, 120 बेचेगा, इसका 12 गुना है, तो इसका 12 कर दीजिए, 12 रुपये का बेचेगा, ठीक। अब ये सब देखिए, अब इसने खरीदे कितने खरीदे, 10 और 15, 10 और 15 25, 25 संतरे इसने खरीदे, कितने के खरीदे, 120 प्लस 120 यानी कि 240 के खरीदे, ठीक। और इसने बेचे कितने के, 12 संतरे जो बेचे हैं वो 120 के बेचे हैं, तो 240 रुपये में, सॉरी देखिए इसने जो 25 रुपये में कितने खरीदे थे, 240 खरीदे थे, तो 240 संतरे कितने के बेचेगा, 12 रुपये में 120 बेच रहा है, तो 240 कितने का बेचेगा, इसका डबल है, इसका डबल कर दीजिए, 12 दूनी 24 रुपये की, यानी 240 संतरे जो हैं वो 24 रुपये के बेच रहा है, और 240 संतरे कितने खरीद रहा है, 25 रुपये के खरीद रहा है, यानी कि 25 का खरीद रहा है और 24 का बेच रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, माइनस के 1 का लॉस हो रहा है। तो 1 की हानि हो रही है कितने पे, क्रय मूल्य यानी कि 25 पर, कितने परसेंट की हानि होगी, गुणा कर दीजिए 100 का, 25 से कटेगा 4 बार, 4 एकम 4, कितने परसेंट की हानि होगी, 4% की हानि उसको हो रही है। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन देखिए अगला, 2000 रुपये की राशि का पहले 3 वर्षों में 4% साधारण ब्याज की दर से, फिर बाद के 4 वर्षों में 7% की दर से, अंतिम 6 वर्षों में 8% की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। राशि कितनी है, 2000 रुपये। तो चलिए ये बताइए कुल मिलाकर ब्याज कितना मिलेगा उसे। तो 3 वर्षों में दर कितनी है, 4%, तो 4% हर साल मिल रहा है ब्याज, तो 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 4 12% उससे ब्याज मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बाद के 4 सालों में 7% से कितना ब्याज मिलेगा, 7 चौक 28% उससे ब्याज मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही लास्ट के 6 सालों में कितना ब्याज मिलेगा, 8 से 48%। कुल मिलाकर से कितना ब्याज मिलेगा, 12 प्लस 28 यानी कि 40, 40 प्लस 28 यानी कि 88% ब्याज मिल जाएगा। कितना परसेंट ब्याज मिलेगा, तो 88% उसको ब्याज मिल जाएगा, ठीक है। अब कितने रुपए मिलेगा, 2000 रुपये पे, यानी कि 2000 का 88%, यानी कि 2000 का 88% कितना होगा, निकालिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 88 दूनी 176, 176 पे 1 जीरो यानी कि 1760, यानी कुल मिलाकर कितना ब्याज मिल जाएगा, 1760 रुपये से ब्याज मिल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, पी किसी काम को 5 दिन में, क्यू उसी काम को 10 दिन में और आर उस काम को 20 दिनों में कर सकता है। तीनों मिलकर उस काम को समाप्त करते हैं, इस प्रकार उन्हें 1400 रुपये मिलते हैं। पी का हिस्सा बताइए। तो ये 1400 रुपये किस अनुपात में बटेंगे, जिस अनुपात में उन्होंने काम किया होगा। काम की क्षमता के अनुसार उनको पैसे मिलते हैं। तो उन्होंने कितना कितना काम किया एक दिन में, वो देखिए। पी पूरा काम कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में। क्यू कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। और आर कर रहा है आपका 20 दिन में। इनकी क्षमता कैसे निकालते हैं, तो इनकी क्षमता निकालने के लिए हमें जो समय दे रखा होता है उनका एलसीएम लेते हैं। 5, 10 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, 5, 10 और 20 का एलसीएम आ जाएगा 20 यूनिट, ठीक है। यानी पी जो 5 दिन में 20 काम कर रहा है, टोटल काम कितना हो गया, 20 यूनिट। तो 5 पी जो है वो 5 दिन में 20 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 20/5 यानी कि 4 काम करना होगा। ऐसे 10 दिन में ही 20 काम कर रहा, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 यूनिट काम करेगा। ऐसे ही आर 20 दिन में 20 काम कर रहा, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 1 यूनिट काम कर रहा होगा, ठीक। अब इनका जो अनुपात है वो किस अनुपात में बटेगा, 4:2:1, यानी कि पी क्यू और आर का अनुपात कितना निकल के आ गया, 4, 2 और 1, 4, 2 और 1। इनकी क्षमता का अनुपात होगा, उसी अनुपात में इनका धन बटेगा। तो कुल धन कितना हो गया, 4, 2, 6 और 1, 7। लेकिन एक्चुअल में कितने हैं, तो एक्चुअल में है आपका 1400 रुपये, 1400 रुपये, ठीक है। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1400 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1400 बट्टे में 7 यानी कि 200 रुपये, ठीक है। पूछा किसका है, पूछा है पी का हिस्सा। पी का हिस्सा कितना है, पी का हिस्सा है 4 यूनिट। कितना है, 4 यूनिट। 1 की वैल्यू 200 है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 200 गुणा 4 यानी कि 800 रुपये, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए,
2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1,000 रुपये की धनराशि पर तथा 1 वर्ष के लिए 1,300 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज जो 6 महीने में चक्रित होता है की दर से प्राप्त होने वाले ब्याज की राशियों में क्या अंतर होगा। यानी आपसे बोला है कि 5% दर से 2 साल का 1,000 रुपये ब्याज और 1,300 रुपये की धनराशि पर 5% दर से 6 महीने में चक्रित होता है, उसका चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना होगा। आपको यहाँ पर थोड़ा देखना पड़ेगा कि जो आपका 5% दर दे रखी है, तो 5% जब चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा होता है तो 5% दर के लिए इफेक्टिव दर कितनी बनती है, तो 5% की दर से इफेक्टिव जो दर बनेगी वो 2 साल के लिए कितनी बनेगी, 5% प्लस के 5 गुणा 5/100। ठीक है, परसेंटेज को आप हटा दीजिए, तो 5 + 5 + 5 गुणा 5/100 इस तरीके से 2 साल के लिए इफेक्टिव रेट निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 5 और 5 10 प्लस 25/100 यानी कि 0.25, ये हो जाएगा आपका 10.25%। 2 साल के लिए जो इफेक्टिव दर बनेगी वो कितनी बनेगी, 10.25% बनेगी। किस दर से, 5% की दर से। अब दूसरी कंडीशन देखिए, जब 1,300 रुपये धनराशि है और 5% की दर से 6 महीने में चक्रित होता है। तो जब 6 महीने में चक्रित होता है इसका मतलब क्या है, जब चक्रवृद्धि ब्याज 6 महीने में चक्रित होता है तो उसमें उस कंडीशन में क्या होता है, दर जो दे रखी होती है वो आधी हो जाती है और समय क्या हो जाता है, डबल। तो 1 साल की बात हो रही है, 6 महीने में चक्रित होता है, हमको बोला है यहाँ पे 1 वर्ष के लिए, तो 1 साल में 6 महीने के कितने बन जाएंगे जोड़े, 2 बन जाएंगे, यानी समय कितना हो जाएगा आपका, और समय हो जाएगा आपका n बराबर 2 वर्ष और दर कितनी हो जाएगी, यानी r बराबर हो जाएगा, दर हो जाती है आधी और समय हो जाता है डबल, यानी 5 का आधा यानी कि 2.5%। ठीक है, ये कब के लिए है, जब आपका मूलधन 1,300 रुपये है और 6 महीने पर चक्रित होती है। तो जैसे हमने यहाँ निकाला है इफेक्टिव रेट कितना आया, 10.25 आया, ऐसे 2.5% का इफेक्टिव रेट कितना आएगा 2 साल के लिए। 2 साल क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये 6 महीने पर चक्रित हो रहा है, तो 1 साल में 6 महीने के 2 बनेंगे, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 2 वर्ष हो जाएगा। तो 2.5% से निकाल लीजिए इफेक्टिव रेट कितना हो जाएगा, इफेक्टिव रेट हो जाएगा आपका, यहाँ पे तो आपको 10.25% आया था, यहाँ कितना आएगा, तो यहाँ पे निकालिए इफेक्टिव रेट 2.5 प्लस के 2.5 प्लस के 2.5 इंटू 2.5/100। ठीक है, तो 2.5 और 2.5 कितना हो जाएगा, 5 प्लस इसको जोड़ेंगे तो 25 का वर्ग 625 यानी कि 6.25/100, ये हो जाएगा आपका 5 प्लस 100 का भाग करेंगे इसमें कितना आएगा 0.0625, जोड़ लीजिए कितना आएगा 5 प्लस 0 सॉरी कितना आएगा ये 5.0625%। ठीक है, दूसरी कंडीशन में जो दर है वो इतनी परसेंट है और पहली कंडीशन में जो दर है वो कितनी है 10.25% है। अंतर कितना है इसमें, तो अंतर कर लीजिए 10.25 में से घटा दीजिए 5.0625 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ 0 0 कर लीजिए, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए तो 7 और 4 में से 6 गए तो यानी 14 में 6 गए तो 8 और यहाँ बचेगा आपका 1 1 का 1 और 10 में से 5 गए तो 5। अभी इसका अंतर को मत निकालिए, ठीक है, इसको भी छोड़ दीजिए यहीं पे। पहले अभी बताइए 2 साल के लिए जो पहले इफेक्टिव रेट बना था वो कितना बना था, तो 10.25% था, तब मूलधन कितना था, तो मूलधन था आपका 1,000 रुपये। तो पहले इस पर ब्याज निकाल लेते हैं, तो पहली कंडीशन में ब्याज कितना हो जाएगा, पहली कंडीशन में जो ब्याज हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1,000 रुपये पर कितने परसेंट से, 10.25% से, ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज निकाल लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इसका गुणा इसमें करेंगे कितना जाएगा 102.5 रुपये। ठीक है, दूसरी कंडीशन में निकालिए, सेकंड कंडीशन में ब्याज कितना बनेगा, सेकंड कंडीशन में इफेक्टिव रेट कितना है 5.0625%। तो मूलधन कितना था सेकंड कंडीशन में, तो मूलधन था आपका 1,300 रुपये, है ना, निकाल लीजिए, तो 1,300 रुपये का कितना परसेंट, 5.0625%, यानी बटे में कितना जाएगा 100। ठीक, सॉल्व करिए इसको, तो ये हो जाएगा 0 से 0 खत्म, 13 गुणा करते हैं इसमें तो कितना आएगा, 13 पंजे 65 के 5 हासिल के 6, 13 दूनी 26 और 6 31 हासिल के 3, 13 6 78 और 3 81 हासिल के 8, 8 का 8, 13 पंजे 65, देखिए 65.8115 इतना आया ब्याज दूसरी कंडीशन में। पहली कंडीशन में कितना आया था 102.5, बस इनका अंतर पूछा था आपसे, अंतर निकाल दीजिए, अंतर बराबर कितना जाएगा 102.5 में से 65.8115 घटा दीजिए। ठीक,
जीरो 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 ऊपर लिख लीजिए, 5 में से 5 गए तो 5, सॉरी 10 में से 5 गए तो 5, 9 में से गया 8, 9 में से गया 8, और 14 में से 8 गए तो 6, यहाँ बचेगा 11, 11 में से 5 गए तो 6, यहाँ बचेंगे आपके 9, 9 में से 6 गए तो 3। कितना है? 36.68, 8 को 69 लिख सकते हैं, 36.69, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन कितने क्लोज दे रखे हैं? 36.69 और 36.75। इस चक्कर में आपको ये इतनी लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। एक डेस्कटॉप का जो विक्रय मूल्य है वो डेस्कटॉप को बेचने पर अर्जित लाभ का 9 गुना है। तो लाभ का परसेंटेज बताइए, यानी जो विक्रय मूल्य है वो लाभ का कितना है? 9 गुना है। तो लाभ परसेंटेज बताइए। देखिए, विक्रय मूल्य और लाभ, जो विक्रय मूल्य है वो लाभ का कितना गुना है? 9 गुना है। यदि लाभ एक यूनिट है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 9 यूनिट होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि विक्रय मूल्य और लाभ और क्रय मूल्य में क्या संबंध बनता है? यानी कि जब हम किसी चीज को 9 रुपए में बेच रहे हैं तो हमें 1 रुपए का लाभ हो रहा है, इसका मतलब क्रय मूल्य कितना रहा होगा? तो क्रय मूल्य रहा होगा 9 माइनस के 1, यानी कि 8 रुपए। ठीक है, यानी जब हम 8 रुपए की चीज पर 1 रुपए लाभ पर बेच रहे हैं तो हमें कितने बेचेंगे? 9 में बेचेंगे। यहाँ पर आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जब हम किसी चीज को 9 रुपए में बेच रहे हैं तो हमें 1 रुपए का लाभ हो रहा है, तो हमने कितने में खरीदी होगी? तो 8 रुपए में खरीदी होगी। हमारा क्रय मूल्य कितना हो गया? 8 यूनिट। ठीक है, लाभ कितने का हो रहा है? 1 का। कितने परसेंट का लाभ होगा? लाभ परसेंटेज बराबर आपको पता है क्या होता है? लाभ बट्टे में क्रय मूल्य गुणा 100। 1/8 कितने परसेंट के बराबर होता है? 12.5% के बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक, नेक्स्ट देखिए। अपनी सामान्य चाल का 6/7 से एक व्यक्ति गंतव्य स्थान पर 12 मिनट देर से पहुंचता है। उस दूरी को तय करने में लगने वाला समय याद कीजिए। लगने वाला सामान्य समय। ठीक है, सामान्य समय याद कीजिए। देखिए, आपको जो चाल दे रखी है 6/7, इस 6/7 का मतलब क्या है? इस 6/7 का मतलब क्या है? यानी यदि सामान्य चाल 7 थी, अब चाल उसकी कितनी है? 6। यानी पहले वो किस चाल से चल रहा था? 7 से। अब कितना चल रहा है? 6 की चाल से चल रहा है। ये क्या है? स्पीड है। स्पीड का रेशियो क्या है दोनों का? स्पीड का रेशियो है 7:6। आपको पता है स्पीड और टाइम का रेशियो क्या होता है? उल्टा होता है। तो टाइम का रेशियो कितना जाएगा? 6:7। इसको समझिए, यदि पहले चाल 7 थी, अब चाल उसकी कितनी है? 6 है। और यदि पहले समय 6 यूनिट लग रहा था तो अब समय कितना लग रहा है? 7 यूनिट समय लग रहा है। इसका मतलब कितना समय एक्स्ट्रा लग रहा है? प्लस का 1 यूनिट समय एक्स्ट्रा लग रहा है। लेकिन एक्चुअल में कितना एक्स्ट्रा लग रहा है? तो 12 मिनट देर से पहुंच रहा है, इसका मतलब 12 मिनट ज़्यादा लग रहा है। तो जो प्लस का 1 यूनिट है इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 12 यूनिट के बराबर हो जाएगी, 12 मिनट के बराबर हो जाएगी। पूछा क्या है? सामान्य समय, यानी कि 6 यूनिट का समय पूछा है। एक की वैल्यू 12 मिनट है तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 गुणा 6, यानी कि 72 मिनट। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए। किसी शांत जल में नाव की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल कितनी है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो एक व्यक्ति को पी से क्यू तक धारा की दिशा में जाने तथा फिर लौटने में 10.5 घंटे का समय लगता है। पी से क्यू के बीच की दूरी बताइए। देखिए, एक चीज समझिए यहाँ पे कि मान लीजिए ये स्थान आपका पी है और ये क्यू है। ठीक है, जब व्यक्ति धारा की दिशा में, मान लीजिए धारा पानी जो बह रहा है वो इस दिशा में बह रहा है, जब व्यक्ति धारा की दिशा में जाता है तो चाल क्या होती है? नाव की चाल और अपनी चाल, नाव की चाल और धारा की चाल दोनों चाल क्या होती है? जुड़ जाती है। और जब धारा की विपरीत दिशा में चलता है, यानी इस दिशा में चलता है, तो क्या होता है? नाव की चाल में धारा की चाल घटा दी जाती है। यानी इफेक्टिव जो चाल बनती है वो क्या बनती है? तो धारा की दिशा में जो चाल बनती है वो क्या होगा? वो दोनों चाल जुड़ जाएंगी, यानी कि नाव की चाल प्लस धारा की चाल कितनी हो जाएगी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक है, और धारा की विपरीत दिशा में कितनी बनेगी? तो ये बनेगी 7 माइनस के 3, यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा बन जाएगी। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो कितनी है? x किलोमीटर है। कितनी है? x किलोमीटर। अब जरा ये बताइए कि जब वो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, धारा की दिशा में जा रहा है, तो उसमें समय कितना लगेगा? तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे चाल। दूरी कितनी है? x। चाल कितनी है धारा की दिशा में? तो है 10।
ऐसे ही जब वो यहाँ से यहाँ तक आएगा तो उसे समय कितना लगेगा, तो समय बराबर होता है दूरी बट्टे 4। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, x है, और यहाँ से यहाँ तक की 4 कितनी है, विपरीत दिशा में 4 कितनी है, 4। और कुल मिला के दोनों कंडीशन में समय कितना लग रहा है, तो 10.5 घंटे लग रहे हैं। कितना लग रहा है, 10.5 घंटे। ठीक, बराबर रख दीजिए 10.5 घंटे के। 10.5 घंटे का मतलब 21/2। ठीक, इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करिए इसको, 4 गुणा इधर करिए 4x हो जाएगा, प्लस 10 का गुणा इधर करिए 10x हो जाएगा, बटे में इन दोनों गुणनफल यानी कि 10 गुणा 4 बराबर हो जाएगा 21/2। सोल्व कर लिए, 10 और 4 कितना हो जाएगा 14x, बटे में 2 से काट दीजिए 2 बार, 10 दूनी 20, 20 बराबर 21। 7 से काटिए 2 बार, 7 से कटेगा 3 बार, 2 से काटिए 10 बार, 10 गुणा 3 कितना हो जाएगा 30, यानी x बराबर कितना जाएगा 10 गुणा 3 यानी कि 30 किलोमीटर। ठीक है, यानी दूरी कितनी हो जाएगी, तो 30 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2। एक व्यक्ति अपने आयताकार प्लॉट जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई 25 मीटर और 9 मीटर है के बदले में समान क्षेत्रफल वाला एक वर्गाकार प्लॉट लेना चाहता है। वर्गाकार प्लॉट का परिमाण बताइए। तो देखिए दोनों का क्षेत्रफल क्या है, समान है, यानी इसके समान ही क्षेत्रफल का ही वर्गाकार प्लॉट चाहिए उसे। तो जरा बताइए आयत का क्षेत्रफल कितना हुआ। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है, लंबाई है इसकी 25, चौड़ाई कितनी है 9, 25 में 225, यानी 225 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल निकल के आ गया। अब कह रहा है इसके समान क्षेत्रफल वाला ही उसे वर्ग चाहिए, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 225। ठीक है, आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। यदि वर्ग की भुजा में a मान लें तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225। a बराबर कितना जाएगा अंडर में 225। 225 का वर्गमूल कितना होता है 15 होता है, यानी कि जो वर्ग है वर्ग की भुजा कितनी आ गई, वर्ग की भुजा आ गई 15 मीटर। पूछा क्या था, वर्ग का परिमाण। क्या पूछा है, वर्ग का परिमाण पूछा है। तो वर्ग का परिमाण क्या होता है, वर्ग का परिमाण होता है 4 गुणा भुजा। वर्ग का परिमाण क्या होता है 4 गुणा भुजा। भुजा कितनी है, भुजा है आपकी 15 सेंटीमीटर की निकल के आई थी, 4 गुणा 15 कर दीजिए, कितना जाएगा 15 चौक 60। वर्ग का परिमाण कितना हो जाएगा 60 मीटर। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्तीय बेलन जल से अंशतः भरा हुआ है। यदि उसमें 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला पूर्णतः डुबा दिया जाता है तो बेलन में जल की सतह कितनी ऊंचाई तक उठ जाएगी। देखिए मान लीजिए आपका पहले बेलन था जिसमें मान लीजिए यहाँ तक आपका पानी भरा हुआ था। ठीक है, इसमें कोई गोला डाला जाता है, ऊपर से कोई गोला डाला जाता है, जो गोला क्या है पूरा पूरा डूब जाता है। तो डूबने की वजह से क्या होगा, पानी का स्तर कुछ बढ़ा होगा। मान लीजिए पहले यहाँ तक था, यहाँ से यहाँ तक बढ़ गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो हमने ऊंचाई मान ली वो मान ली हमने h। तो ये पानी हमारा क्यों बढ़ा हुआ, क्योंकि गोला जो आयतन है वो उस आयतन ने जहाँ पानी के अंदर जगह घिरी हुई, और चूंकि गोला ठोस है तो पानी ऊपर को उठेगा, तो जितना इसका आयतन होगा उतना ही आयतन ये ऊपर पानी को बढ़ाएगा। तो ये पानी किस रूप में बढ़ रहा है, ऊपर बेलन के रूप में बढ़ रहा है। जितना इसका आयतन है इतना वाला किसके रूप में है, ये बेलन के रूप में ही है। तो इस बेलन का जो आयतन होगा वो गोले के आयतन के बराबर हो जाएगा। आपको पता ही है बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, और गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। ठीक है, अब दोनों का आयतन बराबर बराबर रखना चाहिए, तो रखते हैं हम बराबर बराबर। देखिए बेलन की त्रिज्या कितनी है 6 है, और गोले की त्रिज्या कितनी है 3 है। तो पूछा क्या है, पूछा है आपसे कितनी सतह तक ऊंचाई तक उठ जाएगा। तो देखिए पाई आर स्क्वायर एच, यानी जो बेलन की त्रिज्या कितनी है तो 6 है, 6 गुणा 6 ऊंचाई मान लेते हैं एच ऊंचाई तक उठ जाता है, जो बराबर होगा 4/3 पाई आर क्यूब। और गोले की त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर है, 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, पाई से पाई खत्म, 3 से 3 खत्म, और 3 से कटेगा आपका ये 2 बार, 3 से कटेगा आपका ये 2 बार, और 2 दूनी 4 से ये 4 खत्म, यानी कुल मिला कितना बचा यहाँ इधर बचा 1। सब कितना कटेगा, कितने में कटेगा, 1 बार कट जाएगा ये, कितना बचा 1 बचा, यानी एच बराबर कितना आ गया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इस 4 से 4 कितने में कटेगा, 1 बार कटेगा, इसको आप यहाँ पे मत रखिए, इसको आप यहाँ पर रखिए। कुल मिला के एच की वैल्यू कितनी आ गई, एच की वैल्यू आ गई आपकी 1 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 1।
लास्ट क्वेश्चन देखिए इस प्रैक्टिस सेट का। 256 की पावर 1/2 माइनस के 1331 की पावर 1/3 प्लस 23 गुणा 13, इसका मान बताइए। तो देखिए 256 की पावर 1/2 का मतलब क्या है, अंडरूट 256 होता है। ऐसे ही 1331 की पावर 1/3 का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट 1331, ठीक है, प्लस 23 गुणा 13। इसको सॉल्व करना है तो 256 का वर्गमूल कितना होता है, 16 होता है। 1331 का घनमूल कितना होता है, 11 होता है, प्लस 23 गुणा 31। अब बोडमास नियम लगा दीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, गुणा करें, इसमें भाग तो दे नहीं रखा, गुणा करिए पहले। तो 23 गुणा 31 कितना होता है, तो ये हो जाएगा आपका 23 गुणा 31 यानी कि 23 एकम 30 हासिल के 2, 23 × 69 और 2 71, 700। सॉरी यहाँ पे 13 है ना, 13 है, मैंने कितना लिख दिया, 31 लिख दिया। यहाँ सही करिए पहले तो। 23 दिया, 69 के 9 हासिल के 6, 23 एकम 23 और 6 29, ठीक है, कितना आएगा, 299 आ जाएगा, ठीक है। 299 यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ कितना बचा, 16 माइनस के 11 यानी कि 5, 5 प्लस 299 कितना हो जाएगा, 304, ठीक। कितना आया इसका आंसर, 304 इसका आंसर निकल के आ गया। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।